नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओके एग्ज़ाम में। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे जनवरी से जून 2025 तक के उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो आने वाली परीक्षाओं जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी या फिर आप यूपी ट्रिपल एस सी के जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हुआ, आपका एजीटीए हुआ, फिर आने वाले जो भी और एग्जाम है, ध्यान रखिएगा, जिनका अभी एग्जाम बाकी है यूपी ट्रिपल एस सी का या फिर आरओ एआरओ की भर्ती, ध्यान रखिएगा, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये करंट अफेयर महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको हम एक ही वीडियो में मैराथन क्लास में कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। और अगर आप इन सभी एग्जाम की या परीक्षा से संबंधित एग्जाम देने जा रहे हो, ध्यान रखिएगा, या आने वाले समय में आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। इसमें आपको हम पीडीएफ देंगे, ध्यान रखिएगा, पूरा एमसीक्यू और पूरा आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आखिरी में आप हमारी ध्यान रखिएगा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़िएगा, आपको पूरा पीडीएफ वहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी ध्यान रखिएगा आने वाला अपडेट है आपको समय समय तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग शुरू से आखिरी तक पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि कम समय बचा हुआ और एग्जाम से पहले अगर इस तरीके से वीडियो मिल जाए जहाँ पे पूरा सब कुछ कवर हो जाए, ध्यान रखिएगा, बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक मोटिवेशनल लाइन जरूर देखते हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीच में क्या होता है कि हम अपनी तैयारी से मुंह मोड़ लेते हैं या फिर आलस कर जाते हैं। किसी भी चीज़ में आलस, ध्यान रखिएगा, बहुत ही खराब है। आलस आप कभी मत करें, ठीक है। अब हमेशा निरंतर धीरे धीरे ही सही प्रयास करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हम कवर करेंगे एग्जाम से पहले, आप जनवरी से जून 2025 तक का करंट अफेयर, इसमें आपको पूरा एमसीक्यू पॉइंट वाइज ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स, और पीडीएफ आपको पूरा यहाँ पे लिंक दे देंगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से उत्तर प्रदेश को एग्री वोल्टेक परियोजना हेतु अनुदान प्राप्त हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्री वोल्टेइक परियोजना, ध्यान रखिएगा, एग्री वोल्टेइक परियोजना हेतु किस संस्था ने अनुदान, मतलब यहाँ पे फंड दिया है, ठीक है। क्या दिया है? फंड दिया है। और ये किस संस्था ने फंड दिया है, ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे आप कहते हो एडीबी, या फिर यूनिसेफ ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ठीक है। किसने दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में, इसी से सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडीबी द्वारा उत्तर प्रदेश को एग्री वोल्टेइक परियोजना के लिए कितनी राशि की तकनीकी सहायता की स्वीकृति की गई है, या कितनी राशि दी गई है, ठीक है। $1 मिलियन, $0.50 मिलियन, या फिर $5 मिलियन, या फिर $10 मिलियन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, $0.50 मिलियन की सहायता राशि यहाँ पे दी गई है, ठीक है। ये भी पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्रीवोल्टेइक परियोजना के तहत एक ही भूमि पर क्या क्या किया जाएगा? देखो, सबसे पहली बात तो एग्रीवोल्टेइक परियोजना है क्या? ये कृषि से संबंधित परियोजना है। किससे संबंधित है? ये कृषि से संबंधित योजना है, ध्यान रखिएगा। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि एग्रीवोल्टेइक परियोजना किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित ये योजना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो इसके बारे में अगर हम बात करें कि इसमें क्या मेन बात बताई गई, देखो इसके अंतर्गत क्या है कि एक ही भूमि पर, मतलब जो किसान होता है, ध्यान रखिएगा, एक ही भूमि पर कई बार देखा होगा आपने, कई सारी फसल को उगाता है, ठीक है। क्या होता है कि इसके अंतर्गत एक ही भूमि पर कृषि उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक कई बार क्या होता है कि किसान के खेतों से अब आप गुजरिएगा, या फिर जो भी गांव में रहने वाले हमारे छात्र हैं देखते होंगे कि यहाँ पे सौर ऊर्जा पैनल खेतों में लगे होते हैं, ठीक है।
तो जो ऊपर खासकर उसको थोड़ा ऊंचाई पर लगाया जाता है, क्योंकि नीचे छोटे छोटे पोल होते हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि इसमें ध्यान रखिएगा प्रोडक्शन भी होगा और सौर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा, ठीक है, खेतों में। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही भूमि पर ध्यान रखिएगा कृषि उत्पादन भी होगा और सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा, ठीक है। और यूपी में इसके लिए कई, जैसे अगर हम पूछे यहाँ पे जी, इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि सोलर ऊर्जा जो है, यानी कि सोलर ऊर्जा उत्पादन के लिए या सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सोलर ऊर्जा के लिए सोलर पार्क कहाँ पे लगाया जा रहा है, तो आप इसका आंसर बताइए कहाँ पे? बुंदेलखंड में, ठीक है। कहाँ पे लगाया जा रहा है? बुंदेलखंड में, ठीक है, बुंदेलखंड में, ठीक है, बुंदेलखंड में, ठीक है। कभी कभी पेन रुक जाता तो परेशान ना होइएगा। बुंदेलखंड में, ठीक है। सोलर पार्क कहाँ पे लगाया जा रहा है अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे बुंदेलखंड में लगाया जा रहा है। वहीं अगर आपसे पूछे, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। आपसे पूछे ISA इंटरनेशनल सोलर रिलायंस, सौर ऊर्जा की बात हो रही थी, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल सोलर रिलायंस, ध्यान रखिएगा, जिसका फाउंडर मेंबर भारत भी है, ठीक है। तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। कहाँ पे? गुरुग्राम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर रिलायंस। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, इसका सही आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपको सभी को पता हो चल चुका होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कृषि उत्पादन। क्या हो जाएगा? कृषि उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन, ठीक है। कृषि उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही भूमि पर ये किया जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया सभी का? एक क्वेश्चन और कमेंट करके बताइएगा, 15 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अभी हाल ही में 15 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है, ठीक है। 15 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर नहीं पता तो ध्यान रखिए। ग्लोबल विंड डे क्या मनाया गया है? ग्लोबल विंड डे मनाया गया, ठीक है। ग्लोबल विंड डे मनाया गया है कब? 15 जून को मनाया गया, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि ग्लोबल विंड में या फिर ग्लोबली, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में जो विंड पावर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वायु ऊर्जा, वायु से जो ऊर्जा बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा, जो वायु ऊर्जा है जिससे कहते हो, ठीक है, इसके उत्पादन में, ठीक है, सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है? कर्नाटक, ठीक है, विंड पावर में, ठीक है। विंड पावर में प्रमुख राज्य आपका कौन सा है? कर्नाटक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2022 का लक्ष्य कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का है, ठीक है। 10,000 मेगावाट, 15,000 मेगावाट, 22,000 मेगावाट या 30,000 मेगावाट? चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22,000 मेगावाट, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में 4,000 मेगावाट क्षमता का सौर पार्क विकसित किया जा रहा है? तराई क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में या पूर्वांचल में? देखो, बुंदेलखंड की जो मिट्टी है, यानी कि सभी प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। इसकी जो मिट्टी है, ठीक है, बुंदेलखंड की जो मिट्टी है, ये दाल और कम पानी वाली फसल के लिए उपयुक्त है। जैसे दाल उत्पादन के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, इधर दाल वगैरह ज़्यादा मात्रा में उत्पादित की जाती है, ठीक है। सबसे मेन बात क्या है? यहाँ पे पानी की कमी है, यहाँ पे पानी की कमी है। तो पानी की कमी की वजह से यहाँ पे ऐसी फसल का उत्पादन, जैसे मसूर मसूर हो गया, ठीक है, मसूर दाल वगैरह का उत्पादन इधर ज़्यादा मात्रा में हो सकता है फिर, ठीक है, जिनको पानी की कम जरूरत होती है, ठीक है। तो बुंदेलखंड एरिया जो ध्यान रखिए, यहाँ पे खासकर सोलर पार्क लगाया जा रहा है, बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सौर पार्क विकसित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, 4,000 मेगावाट का, ये कहाँ विकसित किया जा रहा है? बुंदेलखंड में। चलो एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता हूँ। लेदर पार्क के लिए अभी हाल ही में, लेदर पार्क के लिए यूपी सरकार ने भी हाल ही में घोषणा करी है, किन दो शहरों के लिए, ठीक है। तो यूपी में अगर आपसे पूछे कि लेदर पार्क के लिए जो घोषणा करी गई, एक तो आपका कानपुर है और दूसरा है आगरा। आगरा और कानपुर के लिए, ठीक है, आगरा और कानपुर के लिए, ठीक है, आगरा और कानपुर के लिए यहाँ पे लेदर पार्क की घोषणा करी गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने मेगावाट की सौर परियोजनाओं का विकास चित्रकूट और बांदा और अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि कितनी सौर परियोजनाओं का विकास चित्रकूट, बांदा और अन्य क्षेत्र में किया जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसका सही आंसर क्या होगा? 200 मेगावाट, 400 मेगावाट, 800 मेगावाट या फिर 1,000 मेगावाट, ठीक है।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप 1-2 सेकेंड रुक करके आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद तुरंत आंसर हम बता देंगे, ठीक है। ऐसे होगा कि आपका आंसर भी पता चल जाएगा और सही आंसर भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमें लगता है कमेंट कर चुके हो आप लोग, 800 मेगावाट, ठीक है। नहीं याद है तो यहाँ पे देख लेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 800 मेगावाट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद एक पॉज करके कमेंट करिए, उसके बाद आप इसको देखिए। इसके बाद 1-2 बार और देख लेंगे, पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा आपका, ठीक है। टेक की कृति 2025 कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? लखनऊ, नोएडा, कानपुर या फिर प्रयागराज? इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर, ठीक, ठीक है। कानपुर किसके लिए फेमस है? यहाँ पे लाल इमली, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लाल इमली, लाल इमली कहाँ पे है? लाल इमली कानपुर में है। लाल इमली ध्यान रखिएगा, ये ऊन के उत्पादन के लिए, ऊन के उत्पादन के लिए फेमस थी। किसके उत्पादन के लिए? ऊन के उत्पादन के लिए, ठीक है। कानपुर में एक चीज़ और फेमस है, दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पे है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है। कानपुर में ध्यान रखिएगा, एक तरीके से ब्रह्मांड का केंद्र यहाँ पे विद्यमान है, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, बिठूर में, बिठूर ब्रह्मावर्त घाट जिसे बोलते हो, ठीक है, बिठूर फेमस है। नाना राव पार्क, नाना राव पार्क फेमस है यहाँ पे। मोती झील, मोती झील कानपुर में फेमस है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मोती झील कहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फेमस जो स्थान, फेमस जो चीज़ है, अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि आश्रम, ठीक है। सीता जी यहाँ पे थी काफ़ी समय तक, अगर हम बात करें, सीता जी ने काफ़ी समय यहाँ पे बिताया था, ठीक है। वाल्मीकि आश्रम, ठीक है, ये सब यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और कानपुर किसके उत्पादन के लिए फेमस है? ध्यान रखिएगा, चमड़े के उत्पादन के लिए, चमड़े के उत्पादन के लिए कानपुर खासकर फेमस है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, यूपी का मैनचेस्टर अगर किसी को कहा जाता तो कानपुर को कहा जाता, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कानपुर में विकलांगों के लिए ध्यान रखिएगा, अगर बात करें विकलांगों के लिए, यहाँ पे विकलांग के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हाथ और पैर जो अंग होते हैं, कृत्रिम अंग का निर्माण भी होता है, कृत्रिम अंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कृत्रिम अंग का निर्माण भी होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कानपुर में अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, अगर कानपुर पूछा जाए तो कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और अगर पूछा जाता है ये किस साइड है, तो गंगा नदी के दाहिने तट पर है, दाहिने, ठीक है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो डिफेंस कॉरिडोर है, ध्यान रखिएगा, डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा भी है कानपुर, डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा है, ठीक है। जो डिफेंस कॉरिडोर है यूपी का, उसमें से कानपुर भी एक प्रमुख आपका है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन और ध्यान रखिए, कानपुर का जो डीआरडीओ है, कानपुर का जो डीआरडीओ है, ठीक है, डीआरडीओ ने अभी हाल ही में, ध्यान रखिएगा, जो समुद्र का खारा जल होता है, जो समुद्र का खारा जल होता है, ठीक है, समुद्र के खारे जल को शुद्ध मीठे जल में परिवर्तित करने की टेक्नोलॉजी किसने बनाई? अगर बात करें तो लगभग 8 महीने में डेवलप कर दी, बहुत ही कम समय में, कानपुर के डीआरडीओ ने, ठीक है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक की कृति 2025 किस प्रकार का कार्यक्रम था? कृषि मेला था, अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव था, राजनीतिक सम्मेलन था, या फिल्म महोत्सव था, ठीक है। तो इसका इसका सही आंसर हो गया, ठीक है, कानपुर में। और इसका सही आंसर आइए देखते हैं, इसी के ही संबंधित है। टेक कृति 2025 किस प्रकार का कार्यक्रम था? कृषि मेला, अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव, राजनीतिक सम्मेलन, या फिर फिल्म महोत्सव? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ है? भारत और नेपाल, ठीक है। भारत और नेपाल की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है हमारा, उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल अपनी बाउंड्री शेयर करता है, अगर हम बात करें, ठीक है, यूपी के साथ। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा शेयर करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वहीं भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का जो आयोजन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? वो अयोध्या, वाराणसी, वृंदावन, या फिर गोरखपुर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वृंदावन, मथुरा। कहाँ पे हुआ है? वृंदावन, मथुरा में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे वृंदावन अगर आ गया तो वृंदावन में एक ध्यान रखिएगा, लठ मार होली होती है, ठीक है। लठ मार होली बहुत ही फेमस है। कहाँ पे होती है ये?
वृंदावन में होती है, ठीक है। ये कहाँ पे होती है? बरसाना में। कहाँ पे होती है? बरसाना में, ठीक है। इसके बाद देव छठ मेला यहाँ पे लगता है, देव छठ मेला। देव छठ मेला लगता है कहाँ पे? वृंदावन में लगता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। श्री राधा जी का मंदिर है यहाँ पे, श्री राधा राधा जी का मंदिर, ठीक है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और श्री राधा जी का जो मंदिर है ध्यान देखिए, रावल में है, रावल मथुरा में है, ठीक है। यहीं पे इनका जन्म हुआ था, रावल मथुरा में, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जैन संग्रहालय कई बार पूछा गया है, कहाँ पे है? जैन संग्रहालय, जैन संग्रहालय ध्यान रखिएगा, मथुरा में ही है, ठीक है। ठीक है। अगर बात करें यूपी में सबसे कम बारिश जो होती है वो मथुरा में ही होती है, और सबसे अधिक बारिश आपकी गोरखपुर में होती है, ठीक है, गोरखपुर। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपका तैयार हो जाता है, तो वृंदावन मथुरा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, किसके? यमुना नदी के किनारे, ठीक है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कौन सी राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप जीती है? राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप या राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप? तो इसका कमेंट करके आप आंसर बताएंगे। एक सेकेंड रुकते हैं, इसका आंसर आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए। चलिए ठीक है, इसका आंसर आ चुका होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? उत्तर प्रदेश ने जीती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओएनजीसी ने कच्चे तेल का विशाल भंडार खोजा है? यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर हम बात करें गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, बलिया या फिर बस्ती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बलिया। बलिया में ध्यान रखिएगा, ओएनजीसी ने क्या खोजा है? विशाल भंडार तेल के मिले, ठीक है, ओएनजीसी को। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछ सकता है। बलिया जिले के किस गांव में कच्चे तेल का भंडार खोजा गया? अगर गांव की बात करें, रसड़ा, सागरपाली, फेफना या फिर बैरिया। गांव भी आप सकता आपका पूछ सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाए, ध्यान रखिएगा, सागरपाली गांव में इस तरीके का तेल का भंडार यहाँ पे मिला है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। और यहीं पे बलिया से याद आया, ध्यान रखिए कि बलिया का जो सत्तू है, सत्तू, बलिया के सत्तू को या सतुआ जिसे कहते हैं हम लोग, सतुआ, ठीक है, या फिर सत्तू बोला जाता है, तो इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। क्लियर हुआ सभी का यहाँ पे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा, तीसरा, पहला या चौथा? ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इथेनॉल के उत्पादन में अगर हम बात करें, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कैसा कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है यहाँ पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? इथेनॉल के उत्पादन में पहला स्थान है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, कुछ चीजें हैं जिनके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जैसे आलू। आलू की अगर बात करें तो आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है। आलू के उत्पादन में हो गया। जैसे इसके बाद अगर हम बात करें आलू के अलावा, अगर आपसे पूछा जाए गन्ना, गन्ना के उत्पादन में भी ध्यान रखिए कि गन्ना के उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है, ठीक है। गन्ना उत्पादन के बाद अगर हम बात करें दूध, दूध के उत्पादन में, ठीक है, यहाँ पे भैंस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, पशुधन जिसे कहते हैं, ठीक है, भैंस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद गेहूँ के उत्पादन में भी अगर हम बात करें, ठीक है, यूपी आगे है। इसके बाद अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, ट्रैक्टर की संख्या, ट्रैक्टर की संख्या सबसे ज़्यादा यूपी में है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें ट्यूबवेल की संख्या, ट्यूबवेल जिससे सिंचाई होती है कृषि से संबंधित, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूपी में। खेल विश्वविद्यालय मेरठ में अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा मटर का उत्पादन करने वाला जो है यूपी है। सब्जी का उत्पादन कौन करता है? यूपी। और सब्जी में ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपका इधर बनारस साइड में सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन होता है, ठीक है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आंवला उत्पादन में यूपी पर प्रथम स्थान पर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, पशुधन आपको बता ही दिया, ठीक है, भैंसों की संख्या ये बता दिया, ठीक है, इथेनॉल आपको बता ही दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके उत्पादन में, और चमड़ा उत्पादन में अगर हम बात करें, ठीक है, चमड़ा उत्पादन में प्रमुख स्थान है। अगर बात करें यूपी का आगरा और कानपुर चमड़ा उत्पादन में अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला अपशिष्ट से सीएनजी, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो प्लास्टिक वगैरह होते हैं, उन अपशिष्ट से अगर हम बात करें, सीएनजी प्लांट किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या प्रयागराज में अपशिष्ट पदार्थ से सीएनजी बनाया जाएगा, ठीक है।
चलिए बताइए कमेंट करके। अच्छा, एक कुछ क्वेश्चन और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे एमएसएमई, एक नया क्वेश्चन और है कि एमएसएमई में यूपी का प्रथम स्थान, ये भी है, ठीक है, अभी हाल ही में अगर हम बात करें, ठीक है। और इत्र वाला तो आपको पता ही है, इत्र कन्नौज में सबसे ज़्यादा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या यूपी की हो चुकी है और सबसे ज़्यादा जिले, 75 जिले यूपी के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीएम आवास योजना में सबसे ज़्यादा जो आवास दिए गए हैं वो उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा दिए गए हैं, ठीक है। जीएसटी, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे चर्चा का विषय हुआ, जीएसटी में यूपी टॉप 5 में है। हमारे जो राज्य हैं टॉप 5 में, सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन महाराष्ट्र में हुआ है, उसमें से टॉप 5 में यूपी है। और टॉप 5 में यूपी में अगर आपने ध्यान रखिए कि जिला पूछे सबसे ज़्यादा मेरठ में सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अभी वाला, जैसे उत्तर प्रदेश का पहला अपशिष्ट से सीएनजी प्लांट, ठीक है, किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या फिर प्रयागराज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 44 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी या फिर गोरखपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी, ध्यान रखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए फेमस है, ये सभी को पता है, यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर, भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर, ठीक है, ठीक है। बनारस गंगा के किस तट पर है, मतलब किस किनारे पड़ता है, बाएं किनारे पर, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपसे बनारस से कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे सारनाथ, सारनाथ फेमस है किस लिए, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। सारनाथ में ध्यान रखिएगा कछुआ संरक्षण के, कछुआ संरक्षण से संबंधित यहाँ पे केंद्र है, ठीक है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पहला बनारस में अगर हम बात करें, क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। यूपी में क्रिकेट स्टेडियम अगर आपसे पूछे तो एक तो कानपुर में है, उसके बाद आपका बनारस में बन ही रहा है, इसके बाद आपका गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में भी निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, और आपका लखनऊ में, ठीक है। 4 क्रिकेट स्टेडियम है यूपी में, ठीक है। तो यूपी बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। बनारस के कुछ घराने पूछता है, ठीक है, तो ये चर्चा में रहते हैं, तो इसको एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे, ठीक है, यहाँ पे जैसे पूछ रहा है तो कुछ क्वेश्चन आए हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे बनारस घराना बहुत फेमस रहता है, ठीक है, ठीक है। जैसे बनारस घराने से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछे अगर कि बंसी महाराज, बंसी महाराज, ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बंसी महाराज के बारे में अगर पूछे, ठीक है, या फिर आपसे पूछे पंडित राम बख्श, पंडित राम बख्श, आप सुनते भी जाओगे तब भी याद हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, पंडित राम बख्श जैसे हुए, या फिर शंभुनाथ मिश्र, शंभुनाथ मिश्र आपसे पूछे, ठीक है। ये सब किस घराने से संबंधित है, एक तो बनारस घराने से है, और इनका संबंध किससे है, सारंगी से, किससे है, सारंगी वादन, वादन, ठीक है, सारंगी वादन, ठीक है, सारंगी से इन सभी का, ठीक है। इसके बाद जैसे आपसे पूछे ख्याल गायकी के संबंध, ख्याल गायकी के संबंध में किससे, बनारस से, ठीक है, ख्याल गायकी के संबंध जैसे पूछ ले आपसे ठुमरी और ठप्पा शैली का संबंध किस घराने से, तो बनारस घराना इसके लिए फेमस है, बनारस घराना, ठीक है। किसी एक क्लास में हम इसको घराने जो होते हैं उसको करा देंगे, ठीक है। गिरजा देवी सिद्धेश्वरी देवी का संबंध है, देखिएगा किससे है, अगर हम बात करें ठुमरी गायिका है, बनारस घराने से संबंध रखती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रोहिन बैराज परियोजना का उद्घाटन किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। रोहिन बैराज बैराज परियोजना, ध्यान रखिएगा, बैराज परियोजना किस जिले से संबंधित है, बलिया से है कि गोरखपुर से है, या फिर महाराजगंज या फिर देवरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजगंज। महाराजगंज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, सोहगी बरवा, जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य है, सोहगी बरवा, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये यहाँ पे फेमस है, ठीक है। कहीं कहीं पे सोहरागी बरवा लिखा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो सोहगी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका कहाँ पे है, महाराजगंज में। महाराजगंज में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, गिद्ध संरक्षण केंद्र है, गिद्ध संरक्षण केंद्र, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
गिद्ध संरक्षण केंद्र, गिद्ध संरक्षण केंद्र, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया महाराजगंज में। इसी से संबंधित एक ब्रांच इसकी गोरखपुर से भी लगी हुई है, ठीक है। तो गोरखपुर में भी इसके बारे में गोरखपुर में भी इसको स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। ये अभी चर्चा में था, ठीक है। गिद्ध संरक्षण से ही संबंधित है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं। और ये गोरखपुर मंडल में आता ही आता है अगर हम बात करें। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें, अगर महाराजगंज की ध्यान रखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो ये फर्नीचर और लकड़ी के से संबंधित है, ठीक है। फर्नीचर का कारोबार और लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी कारीगरी, ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहिन बैराज परियोजना किस नदी से संबंधित है? गंडक नदी, घाघरा नदी, रोहिन नदी या फिर सरयू नदी? अभी सरयू सरजू वाला बड़ा विवाद आया था, ध्यान रखिएगा। इस पे फुल मार्क्स मिला है ऑडिटर वाले बच्चों को। ये क्वेश्चन आया हुआ था सरयू वाला। इसमें सरजू और सरयू दो ऑप्शन लिखे हुए थे, ठीक है। तो देखो सरयू नदी है, वैसे सरयू एक जगह लिखा होता है सरजू, तो इस पे फुल मार्क्स दिया आयोग ने, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, रोहिन बैराज परियोजना किस नदी से संबंधित? गंडक, घाघरा, रोहिन या फिर सरयू? तो ये रोहिन नदी से ही संबंधित है, इसी नाम से, ठीक है, इसी पर बना हुआ ये बैराज, ठीक है। ठीक, क्लियर हो गया सभी का? क्वेश्चन नंबर 18, रोहिन बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सिंचाई समस्याओं को दूर करने में सहायक होगी? बुंदेलखंड, तराई क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र या फिर पूर्वांचल क्षेत्र? देखो ये पूर्व की योजना है, पूर्वांचल क्षेत्र की योजना है, ठीक है। तो पूर्वांचल के जो जिले ध्यान रखिएगा, इससे इनको सिंचाई मिलेगी, ठीक है, सिंचाई की सुविधा पूर्वांचल जिलों को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहा है जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम किसके नाम से जाना जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से या फिर सुभाष चंद्र बोस के नाम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से ये जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। जीआई टैग जो है वो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। अगर हम बात करें कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। जीआई टैग उन वस्तुओं को या फिर उन चीज़ों को दिया जाता है जो उस पर्टिकुलर एरिया में, ध्यान रखिएगा, काफ़ी डिमांडिंग होती हैं और प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से, ध्यान रखिएगा, जिनका जो मतलब एक अपनी पहुंच होती है, लोगों के बीच में विद्यमान होती है, ठीक है, लोगों के बीच में चर्चित होती हैं, तो उनको जीआई टैग प्रदान किया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है? जीआई टैग। और अभी तक अगर हम बात करें, लगभग 77 वस्तुओं को जीआई टैग दिया जा चुका है यूपी में, ठीक है, 77 तक, और ये बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग आपको बनारस में दिया गया वस्तुओं को, ठीक है। तो जो जीआई टैग दिया गया है कि पारंपरिक वाद्य यंत्रों को दिया गया है, सारंगी या बांसुरी, फिर मृदंग या वीणा को, बनारसी शहनाई या फिर बनारसी तबला को, ढोल या फिर नगाड़ा को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस की शहनाई और बनारसी तबला को जीआई टैग दिया गया, ठीक है। शहनाई वादन बिस्मिल्लाह खान फेमस है, ठीक है, बनारस से ही संबंधित है वो शहनाई वादक, ठीक है। उन्होंने ताजमहल पर रिकॉर्ड बनाया था शहनाई वादन का, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, जीआई टैग किस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है? अगर इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाए कि यूपी में काफ़ी जीआई टैग दिए जा रहे हैं इस समय, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, जीआई पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999, औद्योगिक नीति अधिनियम 2005, ट्रेडमार्क अधिनियम 2002? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीआई पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999, ठीक है, क्लियर। बनारसी शहनाई के प्रसिद्ध वादक जिनका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो फिलहाल सभी बच्चे को पता है, लेकिन इसको यहाँ पे देख लेते हैं। उस्ताद अमजद अली खान, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह का, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए फेमस है, ठीक है, बांसुरी। अमजद अली खान, ध्यान रखिएगा, ये संतूर वादन, ठीक है, ठीक है। पंडित रविशंकर सितार वादन के लिए फेमस है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका फिलहाल सही आंसर हो जाएगा आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर का निधन हो गया है?
मल्लिका साराभाई, कुमुदनी लाखिया, बिरजू महाराज या फिर शोभना नारायण का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमुदनी लाखिया का अभी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, कि क्या कौन सी नृत्यांगना थी, कथक। ठीक है, ठीक है, ठीक। और कथक के लिए बिरजू महाराज भी फेमस है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिरजू बिरजू महाराज का संबंध कई बार क्वेश्चन पूछा गया, किससे है, कथक से, कथक डांसर से। ठीक है, बिरजू महाराज का अगर संबंध आपसे पूछा जाए तो किससे, कथक से है। ठीक है। कुमुदनी लाखिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। ठीक है, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक या मोहिनीअट्टम। तो आपको पता ही होगा कथक से संबंधित थी। ठीक है, किससे संबंधित थी, कथक से ही संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस दो वाद्य यंत्रों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तबला और बांसुरी, बनारसी शहनाई और बनारसी तबला, वीणा और ढोलक, मृदंग और नगाड़ा। तो अभी जैसे कि पता आपको बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को यहाँ पे जीआई टैग मिला है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को जीआई टैग प्राप्त फर्नीचर, जरी जरदोजी और टेराकोटा के लिए जाना गया है, मथुरा, बरेली, कन्नौज या फिर झांसी। बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरेली। ठीक है, अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बरेली। ठीक है। सांझी क्राफ्ट किस जिले का जीआई टैग पारंपरिक शिल्प है, सांझी क्राफ्ट। बताइए, आगरा, वाराणसी, मथुरा या फिर मिर्जापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा। ठीक है, जो अभी डिस्कस किया हमने, काफी क्वेश्चन मथुरा से संबंधित। बांसुरी जीआई टैग किस जिले को मान्यता प्राप्त हुई है, बांसुरी का वहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में उत्पादन भी होता है, आगरा, लखनऊ, पीलीभीत या फिर गोरखपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पीलीभीत। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोमती नदी का उद्गम भी पीलीभीत से ही होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इमरती, जो हम लोग इमरती खाते हैं, ध्यान रखिएगा उसके बारे में है, टेढ़ी मेढ़ी सी इस तरीके से होती है। इमरती जीआई टैग से किस जिले को मिठाई को मान्यता प्राप्त है, तो खाना बहुत जरूरी होगा, जाके टेस्ट करिएगा आप लोग जरूर भाई यहाँ की इमरती को। मथुरा, कन्नौज, जौनपुर या फिर आजमगढ़। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर। ठीक है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, यहीं से सांसद हैं आपकी रिंकू सिंह की जो वाइफ है, ध्यान रखिएगा, प्रिया सरोज जी। ठीक है, जो कि चर्चा में रही है अगर हम बात करें। ठीक, और ये जौनपुर आपका गोमती नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चित्रकूट जिले को जीआई टैग किस प्रकार के शिल्प के लिए प्रदान किया गया, पॉटरी, वुड क्राफ्ट, स्टोन क्राफ्ट या फिर मेटल क्राफ्ट के लिए। ठीक है, आपका 18वां मंडल है चित्रकूट। ठीक है, 18वां मंडल है आपका कौन सा, चित्रकूट, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे चित्रकूट जिले के लिए जीआई टैग किस प्रकार के शिल्प के लिए प्राप्त हुआ, पॉटरी, वुड क्राफ्ट, स्टोन क्राफ्ट या फिर मेटल क्राफ्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुड क्राफ्ट। ठीक है, आगरा को हाल ही में किस प्रकार के कार्य के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया, मार्बल, इनले वर्क, स्टोन इनले वर्क, चमड़ा या फिर कालीन के लिए। बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा खासकर पत्थर के, ध्यान रखिएगा, स्टोन वर्क के लिए जाना जाता है, तो स्टोन इनले वर्क के लिए ये खासकर जाना जाता है। और आगरा में पेठा का भी उत्पादन और चमड़े का उत्पादन भी होता है, चमड़ा पार्क लेदर पार्क के रूप में वहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ये सभी को पता है आपको। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जीआई टैग पंजीकृत हैं, 55, 64, 77 या फिर 88। तो अभी ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या हो गई है 77। ठीक है, तो ये अपडेट होता रहता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर कि एग्जाम के बीच में किसी और को अगर दे दिया जाता है तो वो ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अगर कोई बढ़ता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संस्था के साथ एमएसएमई को पूंजी जुटाने में सहायता एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसे एमएसएमई कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एमएसएमई की संख्या में अगर हम बात करें यूपी टॉपर है। ठीक है, तो ये किसके साथ एमओयू साइन हुआ है, बीएससी, सिडबी, एनएससी या फिर आरबीआई के साथ में। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, एनएससी। भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक आपका बीएससी है, एक आपका बीएससी है और एक आपका एनएससी है। ठीक है, बीएससी और एनएससी, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी का ध्यान रखिएगा, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका इंडेक्स आपका
निफ्टी 50 के नाम से जाना जाता है, इसे बीएससी का आपका देखिएगा सेंसेक्स है, ठीक है। तो फिलहाल एनएससी के साथ एमओयू साइन किया है कि इसने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एनएससी के बीच किया गया एमओयू किस उद्देश्य से किया गया है? जीआई टैग प्रदान करने के लिए, स्टार्टअप नीति लागू करने के लिए, एमएसएमई को पूंजी जुटाने हेतु आईपीओ के अवसर प्रदान करने के लिए, या फिर शिक्षा नीति लागू करने के लिए, ठीक है। इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एमएसएमई को पूंजी जुटाने हेतु आईपीओ, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ वो कंपनी या फिर संस्था या फिर एमएसएमई जारी करती, ध्यान रखिएगा, जो पहली बार जो शेयर जारी किए जाते हैं, फर्स्ट टाइम जो शेयर इशू किए जाते हैं, उसी को आईपीओ कहा जाता है, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सहायता राशि को 51,000 से बढ़ाकर अब कितने रुपए कर दिया गया? 60,000, 75,000, 90,000 या फिर 1,00,000 रुपए? क्वेश्चन नंबर 35, इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1,00,000 रुपए कर दिया गया बढ़ा के, ठीक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? लखनऊ नगर निगम, कानपुर नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम, या फिर प्रयागराज नगर निगम? इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद नगर निगम। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, किस हेतु किया जाता है? रेलवे परियोजनाओं के लिए, रक्षा उपकरण खरीदने के लिए, या फिर ग्रीन या पर्यावरण अनुकूलन, पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए, या फिर शिक्षा व्यवस्था के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन या पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा जो यूपी में पेड़ लगाए गए वो कहाँ पे लगाए गए आपसे पूछा जाए तो लखनऊ में कुकरेल तट पर, ठीक है, कुकरेल तट पर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। तो देखो यहाँ पे 37 क्वेश्चन डिस्कस किया है। अभी 1 मिनट रुकेंगे, हम दूसरी स्लाइड लगा रहे हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन और हैं, ठीक है। आप जाएंगे नहीं कहीं पे, अभी और भी क्वेश्चन है डिस्कस करने हैं। दूसरी स्लाइड ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट लगेगा बस, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, तो ये 2 स्लाइड में हमने रखा है। तो जल्दी से इसको देखते हैं हम लोग अब आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है। उस देखो पहली स्लाइड में 37 क्वेश्चन डिस्कस किया है, और इसमें इसका जस्ट डबल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहीं भागिएगा नहीं आप, क्योंकि सारा क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है। जनवरी से जून तक ध्यान रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन है। तो बीच में वीडियो पॉज करके अगर पानी वानी पीना है तो पानी वानी पी लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि 6 महीने का पूरा करंट अफेयर हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अभी नए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज नगर निगम ने किस तकनीकी का उपयोग कर शहर में ऑक्सीजन बैंक विकसित किया है? ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर। हाइड्रोपोनिक, वर्टिकल फार्मिंग, मियावाकी पद्धति, या फिर एरोपोनिक्स? तो इसका जो सही आंसर है यानी कि मियावाकी पद्धति, ठीक है। कौन सी पद्धति? मियावाकी पद्धति, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है, कौन सी पद्धति? मियावाकी पद्धति, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025 की थीम क्या थी? नारी शक्ति, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश, या गाथा गौरव की? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? एक मिनट, सॉरी, बार बार आत्मनिर्भर आता, आत्मनिर्भर नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास और विरासत। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाने का तो इंडिया का उद्देश्य है फिलहाल, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थीम है 2025 की। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, और यूपी का नामकरण जो है, ध्यान रखिएगा, जैसे उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस और नामकरण की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा 1836 में, 1836 में अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम था, उत्तर पश्चिम प्रांत इसे कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद 1877 में अगर आते हो आप इधर थोड़ा सा, 1877 में जब आते हो तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध, उत्तर पश्चिम प्रांत तो था ही था, इसके साथ इसमें अवध जुड़ गया था। ठीक है, ये 1877 में। इसके बाद जब 1902 में आते हो, ठीक है, 1902 में जब आते हैं तो ये पे आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत हो जाएगा, ये आगरा और अवध। ठीक है, इसी को संयुक्त प्रांत यहाँ पे कहा जाता था। वहीं पे अगर हम बाद में और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 1937 में, 1937 में जब आते हैं तो केवल संयुक्त प्रांत इसको कहा गया, संयुक्त प्रांत यहाँ पे कहा गया। ठीक है, ये यहाँ पे सही हो जाता है। इसके बाद 24 ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ध्यान रखिएगा, 1950 को। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको उत्तर प्रदेश कहा गया, क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश कहा गया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, यही 24 जनवरी को इसलिए इसका स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है, 24 जनवरी 1950 को। राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राजधानी यहाँ पे आपकी जो राजधानी अगर हम बात करें तो 1935 से, 1935 से ध्यान रखिएगा, यूपी की राजधानी लखनऊ हो जाती है, क्या हो जाती है? लखनऊ। लेकिन 1935 से पहले ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें 1836 में इधर आते हो तो यहाँ पे यूपी की जो राजधानी है आपकी, ठीक है, ये रहती है आगरा। ठीक है, ये आगरा रहती है। वहीं अगर हम बात करें 1858 में, 1858 में ये रहती है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा इसके। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कब रखा गया? देखो, संयुक्त प्रांत से, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब कहा गया है इसको। ठीक है, 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो देखो इधर अभी हमने बताया। ठीक है, संयुक्त प्रांत था आपका कब? ठीक है, संयुक्त प्रांत कब था? 1937 में, जैसे संयुक्त प्रांत था, फिर उत्तर प्रदेश रखा गया 1950 में, 24 जनवरी 1950 को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपका, ठीक, राइट आंसर। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 24 जनवरी, या फिर 15 अगस्त, या फिर 1 नवंबर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में अपना उप कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो देखो यहाँ पे इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्देशीय जल मार्ग है, यानी कि जो कि गंगा और दूसरी नदियों से मतलब गंगा से खासकर होता हुआ ये गुजरता, और यहाँ पे कुछ केंद्र बनाए गए, जैसे आपको बनारस में है, उसके बाद इलाहाबाद में है आपका। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे जो उप केंद्र है या उप कार्यालय जो है, ध्यान रखिएगा, ये बनारस में है आपका। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में पटना, कोलकाता, प्रयागराज या फिर बनारस। तो यूपी में कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, ये बनारस में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक, आगे बात करते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 में उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? राम मंदिर, बुंदेलखंड, या फिर महाकुंभ प्रयागराज, या फिर नारी शक्ति। प्रश्न नंबर 6 जो है आपका। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि ध्यान रखिएगा, जनवरी और फरवरी ये जो मंथ है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों महीनों में आपका कुंभ का आयोजन किया था। ठीक है, और खासकर अगर हम बात करें, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, जब ये कुंभ का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये महाकुंभ 12 साल के बाद पड़ता है, ध्यान रखिएगा, और जो कुंभ होता है वो अर्धकुंभ 6 से वर्ष पर पड़ता है। ठीक है आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं, महाकुंभ का जो आयोजन है ये प्रयागराज में किया गया। ठीक है, इस यहाँ पे जो इसका पूछ रहा है, विषय पूछ रहा है उत्तर प्रदेश
झांकी का विषय क्या था जो गणतंत्र दिवस आपका 2025 में हुआ था, तो यहाँ पे किस पे केंद्रित था, महाकुंभ प्रयागराज पर केंद्रित था ये, ठीक है। बलिया में संभावित पेट्रोलियम भंडार की खोज किस संस्था द्वारा की गई, ये क्वेश्चन अभी हमने बता भी दिया था, लेकिन फिर भी आप बताइएगा, गेल के द्वारा, ओएनजीसी के द्वारा, गेल के द्वारा या फिर रिलायंस के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ओएनजीसी के द्वारा, ठीक है। और रिलायंस अगर बात करें तो रिलायंस के पास ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी अगर भारत में है किसी के पास तो वो रिलायंस कंपनी के पास है, ठीक है। तो इसका फिलहाल सही आंसर हो जाएगा ओएनजीसी, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में ध्यान ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे कि वो कुछ क्वेश्चन बन सकता है आपका। बलिया उत्तर प्रदेश में ध्यान रखिएगा, ओएनजीसी, जैसे बलिया में ओएनजीसी ने तेल और गैस भंडार की खोज की है और यहाँ पर ड्रिलिंग चालू कर दी है। ओएनजीसी ने इसमें मैग्नेटो ट्यूलरिक सर्वेक्षण का प्रयोग किया, इसका यूज किया जाता है पता लगाने के लिए जो खनिज होते हैं, ध्यान रखिएगा। यह तकनीकी चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र के बदलाव और भूमिगत संरचना का पता लगाती है, और यह सफल अगर हुआ तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा पूर्वांचल को औद्योगिक और ऊर्जा के क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, नक्शा ही बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सूरजपुर आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा में। सूरजपुर बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सूरजपुर आर्द्रभूमि किस नदी बेसिन का हिस्सा है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, गंगा, जमुना, गोमती या फिर सरयू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी, ठीक है, इसी का ही हिस्सा है ये। निम्नलिखित में से कौन सा जल पक्षी सूरजपुर आर्द्रभूमि में पाया जाता है, शुतुरमुर्ग, कॉमन टील, हिमालयन ग्रिफॉन या फिर फ्लेमिंगो, आप बताइएगा इसका सही आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉमन टील, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं, जैसे सूरजपुर आर्द्रभूमि जिसे वेटलैंड आप कहते हो, ध्यान रखिएगा ग्रेटर नोएडा में स्थित है, कहाँ पे है ये, ग्रेटर नोएडा में स्थित है, और 325 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, जिसमें 60 हेक्टेयर की झील है, और ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। नीलगाय और सुनहरा सियार यहाँ पे कई स्तनपायी जीव पाए जाते हैं, प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग इसे कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें वर्तमान में इसे अपशिष्ट जल प्रदूषण से खतरा बना हुआ है इसे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो वेटलैंड और झील हैं उनको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे नवाबगंज पक्षी विहार आपका कहाँ पे है, उन्नाव में है, पक्षियों का बसेरा है ये, ठीक है, जलाशय है यहाँ पे। इसके बाद सांडी बर्ड सेंचुरी ध्यान रखिएगा, ये आपका हरदोई में है, प्रवासी पक्षियों का भी आवास स्थल है। वहीं पर समासपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली में है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, विविध जलचर और पक्षियों का ये भी आवास है। सूर सरोवर आपका है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, ये आगरा में है, जैव विविधता के लिए यह फेमस है, ध्यान रखिएगा, स्वाथ वियर रेस्क्यू, ठीक है, इसके लिए फेमस है। संजय झील आपका ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपसे पूछे, ठीक है, कहाँ पे है, ये लखनऊ में आपका शहरी आर्द्रभूमि है ये। परवाना झील अगर आपसे पूछे, ये गोंडा में, ध्यान रखिएगा, रामसर साइट है, प्राकृतिक झील है ये। इसके बाद हैदरपुर वेटलैंड आपका पूछे, ध्यान रखिएगा, जो अभी हाल ही में वेटलैंड बना है अगर हम बात करें, ठीक है, 2021 में शायद ये बना, ठीक है, 2021 में इसको वेटलैंड के रूप में चुना गया। तो ये बिजनौर में है, राम गंगा संगम के पास, ठीक है, रामसर साइट, और बिजनौर से ही यूपी में गंगा जी प्रवेश करती हैं यूपी में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पार्वती पक्षी विहार जो आपका बाराबंकी में, ध्यान रखिएगा, जलाशय और पक्षी विहार है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सैदनपुर पक्षी विहार आपका कहाँ पे है, इटावा में है, ठीक है, या फिर सरसई नावर वेटलैंड इसे बोलते हैं, ठीक है, ये प्रवासी पक्षियों का निवास है। पटना पक्षी विहार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिए कहाँ पे, एटा में, देश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपका पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, तो इनको सभी को ध्यान में रखेंगे आपको। रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त वेटलैंड जो 2024 तक है, ध्यान रखिएगा, जिनका डेटा यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख लेंगे एक बार। हैदरपुर वेटलैंड ध्यान रखिए कहाँ पे है, बिजनौर में है, ठीक है, यूपी के। और समान बर्ड सेंचुरी आपका मैनपुरी में, ध्यान रखिएगा, मैनपुरी में लगभग मैंने 2 साल अपनी सेवाएं दी हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एज ए टीचिंग के रूप में। सरसई नावर वेटलैंड आपका कहाँ पे है, इटावा में है। समसपुर बर्ड सेंचुरी आपका रायबरेली में, ध्यान रखिएगा। एंड पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी आपका गोंडा में है, ध्यान रखिएगा। सांडी बर्ड सेंचुरी जैसे कि अभी हमने बात की इसके बारे में, हरदोई में है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी आपका हमारे कानपुर के बगल में उन्नाव में है। पटना बर्ड सेंचुरी आपका एटा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड सूर सरोवर आपका कीथम झील जिसे कहते हैं, आगरा में, बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा इसको। अपर गंगा रिवर ध्यान रखिएगा, एंड ब्रिज घाट टू नरोरा
स्ट्रेच अगर हम बात करें तो या फिर बिजनौर या फिर बुलंदशहर में, या फिर यानी कि यहाँ पे है, ठीक है, बिजनौर और बुलंदशहर में, ठीक है। तो ये कुल जो रामसर साइट है इसको देख लेंगे कहाँ कहाँ पे, ठीक है, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, इसको रिवीजन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना किसके द्वारा विकसित की जा रही है? ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है, अभी शायद हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन उसमें नहीं था कि कौन विकसित कर रहा है इसको। NHPC, फोर्थ पार्टनर एनर्जी, या फिर टेस्को लिमिटेड, या NTPC। चलिए इसका कमेंट करके बताइए आप इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्को लिमिटेड, ठीक है। परियोजना के बारे में देख लेते हैं। झांसी सौर परियोजना जैसे 600 मेगावाट यहाँ पे बिजली का उत्पादन होगा, जो कि कंपनी कौन सी है जो कार्य कर रही है? टेस्को लिमिटेड। यहाँ पे इसके बाद बबीना सोलर प्लांट झांसी में जो है दैनिकी का 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन, फोर्थ पार्टनर दैनिकी का फोर्थ पार्टनर एनर्जी 2024 में इसको चालू हुई। अगर हम बात करें सन सोर्स एनर्जी, ये जो है लगभग 135 मेगावाट बिजली की क्षमता है इसकी, दैनिकी ओपन सोर्स के तहत इसको चलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पावर प्लांट है जिनके बारे में यहाँ पे दिया है, इसको देख लेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस स्थान पर 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार फैक्ट्री स्थापित की जा रही है? ठीक है, तो एक तो ध्यान दीजिएगा जो लखनऊ है आपका, ठीक है, लखनऊ को AICT के रूप में, AICT के रूप में अगर हम बात करें देश का पहला AICT, और यहाँ पे जो आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है, रसिया और भारत का जो उपक्रम है, ठीक है, रसिया और इंडिया दोनों मिलकर बना रहे, तो इसका भी प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे खुली गई है, ठीक है। लखनऊ आपका ध्यान रखिएगा, जो डिफेंस कॉरिडोर है उसमें से एक स्थान आपका लखनऊ भी है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो रडार फैक्ट्री जो है ये कहाँ पे स्थापित की जा रही है? कानपुर, अलीगढ़ एंड बीजामई आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, या फिर चित्रकूट। तो इसका सही स्थान ध्यान रखिएगा, बीजामई आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे है, ठीक है, ये इसका सही आंसर है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल किस प्रकार के रक्षा उपकरणों के निर्माण में इस फैक्ट्री के माध्यम से योगदान दे रहा है? जो ये फैक्ट्री है ये वाली है, ये बीजामई आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन इसी से ही संबंधित है। मिसाइल, हेलीकॉप्टर, रडार या तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रडार, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में कितने नए एक्सप्रेसवे की स्वीकृति दी गई है? 5, 7, 9, 11। एक सेकंड रुक गया हूँ, आपका कमेंट आ जाना चाहिए अब तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगर आप सही दे रहे हो तो इसका तैयारी आपकी अच्छी है, नहीं तो पढ़िए भाई इसको पूरा। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। जितने एक्सप्रेसवे हैं सबकी देख लीजिएगा लंबाई, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस में यहाँ पे आप कर लीजिए, लेकिन आप सारे एक्सप्रेसवे एक बार देख लेंगे, ठीक है। बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर, ठीक है। 7 नए एक्सप्रेसवे को अभी मान्यता दी है यूपी गवर्नमेंट ने, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, या फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, गंगा। गंगा जी ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से लंबी नदी के रूप में ध्यान रखिएगा, उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, सीधा याद करने का तरीका है गंगा एक्सप्रेसवे सबसे लंबा, ठीक है, बहुत आसान तरीका है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें, ध्यान रखिए कौन कौन से फेमस है। यमुना एक्सप्रेसवे आपका पहला एक्सप्रेसवे था आपका, गंगा एक्सप्रेसवे ध्यान रखिएगा सबसे लंबा ये भी है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बोलते हैं। इसके बाद आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से जो एक्सप्रेसवे मेन है, ठीक है, यूपी के। अब यहाँ पे कुछ जिनकी लंबाई जो है दी गई दैनिक है, जो खासकर अभी जिनके बारे में अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है, 7 एक्सप्रेसवे की जो घोषणा करी गई उसमें से जो मेन मतलब वो जो 7 एक्सप्रेसवे हैं वो यहाँ पे दिए गए, इसको एक बार देख लेंगे। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस से जिसकी लंबाई होगी 120 किलोमीटर, ठीक है, किसको जोड़ेगा? बुंदेलखंड क्षेत्र से जोड़ेगा। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे 100 किलोमीटर लंबाई होगी, ध्यान रखिएगा, झांसी के और आसपास के क्षेत्रों को एक्सप्रेसवे से नेटवर्क से जोड़ेगा। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे आपका, ठीक है, 76 किलोमीटर का, जेवर एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। बिंद एक्सप्रेसवे आपका 320 किलोमीटर का, मिर्जापुर बनारस होते हुए फिर प्रयागराज फिर जैसे पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ेगा। बिंद पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे आपका 100 किलोमीटर का, ध्यान रखिएगा, मिर्जापुर से गाजीपुर के बीच में संपर्क इसका रहेगा। लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे 50 किलोमीटर का, ध्यान रखिएगा, पूर्वांचल व आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला है।
आगरा लखनऊ गंगा एक्सप्रेसवे लिंक रोड, ये 90 किलोमीटर का प्रयागराज से मेरठ तक संपर्क को बेहतर करेगा। तो 7 एक्सप्रेसवे के बारे में जो अनाउंसमेंट किया गया है, इसको भी यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बारे में जो अनाउंसमेंट किया गया, ध्यान रखिएगा, 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 7 नए एक्सप्रेसवे का अनाउंसमेंट किया गया है। 866 किलोमीटर की कुल लंबाई रहेगी। इसकी जो अनुमानित लागत है लगभग 50,000 करोड़ है। कितने जिले कवर होंगे, ध्यान रखिएगा, 56 जिले इससे कवर होंगे और अगले 2-3 वर्षों में इसके पूर्ण होने की उम्मीद है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? संपर्क, व्यापार, रोजगार, स्थानीय और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 17, एनएसडीसी अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किस शहर में खोला गया है? बताइए, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या फिर नोएडा में? आप सभी को पता है स्किल डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है एनएसडीसी। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसने अपनी अकादमी का उद्घाटन कहाँ पे किया है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रेटर नोएडा। ठीक है, इट इज द राइट आंसर। एनएसडीसी का पूर्ण रूप वैसे कभी कभी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, नेशनल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, नेशनल सर्विस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल स्टाफ डेवलपमेंट काउंसिल। इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में आयोजित रंग, रसायन और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी किस प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत आती है? इंडिया हैंडलूम एक्सपो, मेक इन इंडिया 2025, भारत टेक्स 2025, स्वदेशी टेक्सटाइल मेगा शो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत टेक्स 2025। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल विनिर्माण इकाई किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा में? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 22, बायो पॉलीमर प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले इसी से ही संबंधित, जो कि वाराणसी, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज या फिर बरेली, इसका सही आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी जिले में इसको स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें, एक ऐसा जैविक पॉलीमर, ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, जैविक पॉलीमर जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, जैव अपघटनीय होते हैं, इनका बनाने में यूज किया जाता है। जैसे बोतल, प्लेट, कप, थैले आदि बनाने में इनका यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा गन्ने की जो खोई, जिसको बोलते खोई नहीं होते, जो गन्ने का बुरादा होता है जब जूस निकल जाता है, तो वो जैसे, ठीक है, उसका यूज करके, या फिर जो गेहूं की डंठल होती है, या फिर धान भूसी जो होती है, ठीक है, इन सब का यूज करके, ठीक है, तो इन सब का यूज करके बनाया जाता है। और ये क्या होता है कि ये प्लास्टिक नहीं होते और आसानी से 2-3 महीने में अगर ये ध्यान रखिएगा सड़ते गलते भी, तो इसका कोई ज़्यादा प्रभाव मिट्टी को नहीं पड़ता है। तो ये प्लस, ठीक है। तो बायोपॉलीमर ऐसे जैविक पॉलीमर जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं और जैव अपघटनीय होते हैं। जैसे इनसे बोतल बनाई जाएगी, प्लेट, कप, थैला आदि बनाया जाएगा और 100% डिस्पोजल होते हैं। ठीक है, नष्ट होने की अवधि केवल 3 महीने में ये नष्ट हो जाते हैं। स्थानीय रोजगार इससे मिलेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पारंपरिक प्लास्टिक के मुकाबले कम कार्बन, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा इधर ज़्यादा टाइप हो गया है। सोलर डिहाइड्रेशन तकनीकी किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर या फिर एनआईटी पटना के द्वारा? तो फिलहाल इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, फिर भी देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर द्वारा तकनीकी का विकास नाबार्ड और सीएसजेएम, जो आपका विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, सीएसजेएम यूनिवर्सिटी है, के सहयोग से सोलर ऊर्जा से फसल सुखाने की तकनीकी, ध्यान रखिएगा, 30 किसानों को टमाटर आधारित प्रशिक्षण, किसानों की आमदनी में वृद्धि का उद्देश्य। ठीक है, तो ये इससे संबंधित है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो सोलर डिहाइड्रेशन तकनीकी जो विकसित करी है किसने? आईआईटी कानपुर ने विकसित करी है। महाकुंभ 2025 का समापन कब हुआ?
समापन पूछ सकता है, कब से कब हुआ ये पूछ सकता है, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ ये पूछ सकता है। तो दोनों डेट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 13 फरवरी 2025, 26 फरवरी 2025, 1 मार्च 2025, 27 जनवरी 2025। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 फरवरी 2025, राइट आंसर, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ था? 13 जनवरी से। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025। कभी कभी पेन बहुत अच्छा चलता, कभी कभी रुक जाता है बीच में। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ पे स्नान किया, ध्यान रखिएगा, डुबकी लगाई। और 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये चला, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है ये। इसको अगर हम बात करें तो राजा हर्षवर्धन ने इसको शुरू किया था अपने टाइम में। और डीबीटी द्वारा लगभग 16,000 वेतन योजना, मियावाकी तकनीकी शहरी क्षेत्र का विकास यहाँ पे किया गया, अगर हम बात करें प्रयागराज क्षेत्र में ही, ठीक है। और ये तो वेतन दिया गया था, ठीक है, आपको पता होगा कि जो लोग जो कर्मचारी यहाँ पे लगे थे उनको वेतन अनाउंस किया गया था, आपको देखा होगा योगी जी के द्वारा। और यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में भी इसको स्थान दिया गया, ठीक है, कुंभ मेले को, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी किस स्थान पर विकसित की जा रही है? लखनऊ में, प्रयागराज में, वाराणसी या फिर ग्रेटर नोएडा में? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रेटर नोएडा, ठीक है। बफर में सफर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। किसने शुरू करी है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। बफर में सफर योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये किससे संबंधित है? वन्य जीव की गणना, पारिस्थितिकी कृषि को बढ़ावा देना, या फिर बफर क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, नई सड़कों का निर्माण। टूरिज्म से याद आया, ध्यान रखिएगा, सोनम, सोनम वाला की सोनम बेवफा एक तरीके से हो गई, ये जाहिर सी बात है। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे चर्चित कांड रहा, ध्यान रखिएगा, राजा रघुवंशी और सोनम का, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने पति की ही हत्या कर दी, ठीक है। ये टूरिज्म से ही याद आया, ध्यान रखिएगा। बफर में सफर योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बफर क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, इसको 2025 में लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। बफर जोन में जो सतत इको टूरिज्म, मतलब जो ऐसे स्थानीय क्षेत्र हैं जहाँ पे, ध्यान रखिएगा, टूरिज्म बढ़ावा दिया जा रहा है, जहाँ पे ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे टूरिज्म आ सकता है, ठीक है। तो जो ऐसे क्षेत्र पड़े हुए हैं, जो बफर क्षेत्र पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसको विकसित किया जा रहा है खासकर। जैसे दुधवा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सुहागी बरवा आपका, कतरनिया घाट, ठीक है, यहाँ पे जैसे, ठीक है, कुछ झील हैं जैसे सेमराई झील आपका, ठीक है, पक्षी पर्यटक का आकर्षण का केंद्र यहाँ पे, प्रेरणा पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण रोजगार प्लस पर्यटन विकास के अंतर्गत अगर हम बात करें, इसका विकास किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है अगर आपसे पूछे तो ये किससे संबंधित योजना, ध्यान रखिएगा, बफर जोन में जो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है इसी से संबंधित, ठीक है, बफर में सफर आपका, ठीक है। इस तरीके से अगर आपसे पूछे, ऑपरेशन सेवा कुरमा किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन सेवा कुरमा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बाघ संरक्षण के लिए, पक्षियों की गणना के लिए, कछुआ तस्करी रोकने के लिए, या फिर गंगा नदी की सफाई के लिए? तो फिलहाल ये सही है, कछुआ तस्करी रोकने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन सेवा कुरमा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कछुआ अभ्यारण्य किस योजना के तहत स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जल जीवन मिशन, कैंपा योजना, या फिर नमामि गंगे योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नमामि गंगा योजना के अंतर्गत इसका संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे सारनाथ कछुआ केंद्र यहाँ पे फेमस है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कछुओं को गंगा में छोड़ा जाता है, अगर हम बात करें, ठीक है। 2017 में इसको पुनर्निर्मित किया गया, अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके बाद नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत कछुआ संरक्षण किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और कछुआ तस्करी में गिरावट आई है, ठीक है, अगर हम बात करें, क्योंकि इसकी बहुत तस्करी होती है। कछुआ अभ्यारण्य आपको जैसे प्रयागराज में भी, गंगा किनारे 30 किलोमीटर क्षेत्र में फैला, प्रयागराज, मिर्जापुर और भदोही क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ भी कछुओं का संरक्षण किया जा रहा है। कुकरेल और चंबल नदी, ध्यान रखिएगा, जो कि प्रमुख संरक्षण केंद्र है, अगर हम बात करें। गोंडा में भी इसका संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है, गोंडा में भी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बनारस में भी संरक्षण किया जा रहा है कछुआ का, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2025 में नई रणनीति, वैज्ञानिक संरक्षण और पुनर्वास यहाँ पे भी किया जा रहा है। एंड माला नदी, ध्यान रखिएगा, नया अनुसंधान केंद्र स्थापित हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कैम्पा फंड के तहत। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कछुआ संरक्षण के जो केंद्र है, खासकर ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है, ठीक है। और किसके अंतर्गत संरक्षण दिया जा रहा है? नमामि गंगे के तहत, ठीक है। कछुआ की तस्करी बहुत भारी मात्रा में होती है।
ऑपरेशन सेवा कुरमा किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? बाघ संरक्षण के लिए, पक्षियों की गणना के लिए, कछुआ तस्करी रोकने के लिए, या फिर गंगा नदी की सफाई के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा कछुआ तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस परियोजना पर सड़क निर्माण में 2 विश्व रिकॉर्ड बनाई? और ये निर्माण जो हुआ, ध्यान रखिएगा, हरदोई से उन्नाव के बीच में सड़क का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा मोटरवे एक्सप्रेस परियोजना, या फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे? बताइए, इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, गंगा मोटरवे परियोजना के तहत। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी लंबाई की बिटुमिनस कंक्रीट सड़क, यही सड़क जो बनाई गई है, ठीक है, 24 घंटे में बिछाई है? 30.10, 34.24 किलोमीटर, 33.50 किलोमीटर, 31.80 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34.24 किलोमीटर। ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 15 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2017, 24 जनवरी 2018, 26 जनवरी 2016? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को शुभारंभ किया गया था। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक उत्कृष्ट प्रोडक्ट होता है जिसको यहाँ पे लिस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, निम्न में से किस जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद सत्तू घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पसंद है भाई ये हम लोग को। ठीक है, प्रतापगढ़, बलिया, बरेली या फिर बिजनौर? तो ये अभी जैसे ही आपको पता है, बलिया में जो ONGC ने ध्यान रखिएगा तेल के भंडार और गैस के भंडार खोजे हैं, वैसे ही यहाँ पे सत्तू को ध्यान रखिएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया। ठीक है, तो बलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कि मुख्य रूप से कुछ यहाँ पे फेमस है। अगर हम बात करें हाल ही में जो दिया गया है, जैसे बागपत का ध्यान रखिए, कृषि यंत्र या फिर संबंधित उपकरण को यहाँ पे शामिल किया गया। सहारनपुर का होजरी उत्पाद है। फिरोजाबाद का खाद्य प्रसंस्करण ध्यान रखिए। गाजियाबाद का मेटल और वस्त्र पर ध्यान। अमरोहा का मेटल या वुडन हैंडीक्राफ्ट। आगरा का पेठा उद्योग, सभी प्रकार के फुटवेयर। हमीरपुर का मेटल उत्पाद ध्यान रखिएगा। बरेली का लकड़ी के उत्पाद। ठीक है, इसके बाद एटा का चिकोरी उत्पाद। प्रतापगढ़ का खाद्य प्रसंस्करण, जैसे आंवला यहाँ पे। ठीक है, बिजनौर में ब्रश संबंधित उत्पाद। बलिया का सत्तू उत्पाद। ठीक है, तो इनको आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अभी हाल ही में शामिल किया गया। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल की लखनऊ यूनिट की स्थापना कितनी लागत से की जा रही है? 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ या फिर 500 करोड़ से? इसका सही आंसर हो जाएगा 300 करोड़ से। ठीक है, कितने से की जा रही है? 300 करोड़ से। ठीक है। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में कुल कितने नोट्स हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 नोट्स हैं, और ये याद रखिएगा। ठीक है, एक तो आपका अलीगढ़ में है, एक नोड आपका अलीगढ़ में है। ठीक है, अलीगढ़ में है। दूसरा आपका कानपुर में है, कानपुर के बगल में तीसरा आपका लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है। उसके बाद झांसी की रानी जो है बहुत फेमस थी, ऐसे याद कर लेना, एक आपका झांसी में है। ठीक है, कहाँ पे हो गया आपका? झांसी में है। चौथा नोड आपका ध्यान रखिएगा अलीगढ़ में है। कहाँ पे है? अलीगढ़ में। ठीक है, इसके बाद 2 नोड और आपके हैं। अलीगढ़ आपका हो गया, एक आपका चित्रकूट में है, एक आपका चित्रकूट में है, ध्यान रखिएगा, और एक आपका हो जाएगा नोएडा में है। ठीक है, तो 6 नोड हैं। ठीक है, ये 6 नोड आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और रक्षा औद्योगिक गलियारा के 6 नोड जो है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी, चर्चा का विषय है तो इसलिए इसको यहाँ पर रख दिया है। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, जैसे आ ही गया क्वेश्चन, यूपी SDM के अंतर्गत हाल ही में किस संस्थान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? ठीक है, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT रुड़की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने GST संग्रह में पहला स्थान हासिल किया? GST ध्यान रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका 1 जुलाई 2017 से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, GST एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टॉप 5 राज्यों में यूपी का स्थान 5वां है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है और 5वें स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। यूपी में जो मेरठ जिला है सबसे ज़्यादा GST टैक्स वसूलने में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ या फिर बरेली? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरठ इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अप्रैल 2025 में मेरठ जोन ने कितना जीएसटी संग्रह किया है? 103 करोड़ 211.87 करोड़, 147.34 करोड़, 287.08 करोड़। क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, और एग्ज़ाम आपका नज़दीक है इसलिए आप फटाफट रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो 40 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 211.87 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन इसने किया है, ठीक है। जीएसटी भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? 2015, 2016, 2017, 2018। तो 2017 में लागू किया गया था, जैसा कि पता है कि आपको जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें उद्देश्य क्या था? एक राष्ट्र एक कर, ठीक है, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो अधिनियम में 2016 में आया था, लागू 2017 में, इस वर्ष से कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में आया था और जीएसटी को लागू 2017 से किया था। एक प्रकार से मूल्य वर्धित कर है, ठीक है, जैसे बैट होता है, बैट वैल्यू एडेड टैक्स, उसी की जगह इसको लाया गया है, रिप्लेस किया है, ठीक है, मूल्य वर्धित कर, इसीलिए इसको कहते हैं। जीएसटी परिषद की स्थापना जो होती है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 279A सबसेक्शन 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री आपका होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी संग्रह वितरण, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया, ठीक है, पनगड़िया, ठीक है। थोड़ा पेन का यूज चल रहा है तो मैंने बोल दिया, फिलहाल सुन लेना, ठीक है। तो 16वां वित्त आयोग का अभी हाल ही में विजिट हुआ था उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश ने मांग करी थी टैक्स में ज़्यादा हिस्सेदारी की, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत ना हो। जीएसटी संग्रह जो विवरण ध्यान रखिएगा, मेरठ जोन को 211.87 करोड़ मिला है। और एक चीज़ और, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर नहीं देखते हो, ध्यान रखिएगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, तो डेली 7 AM पर मेरी लाइव क्लास होती, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मेरी लाइव क्लास होती करंट अफेयर की इसी चैनल पर। और आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है, डेली जुड़िए भी, ठीक है। और आपको बता दें, ये जो आपका पीडीएफ है इस क्लास का, ठीक है, ये यहाँ पे लिंक मैं दे दे रहा हूँ, ओके एग्ज़ाम ऑफिशियल, ये टेलीग्राम चैनल, ध्यान रखिएगा, जो ये बैकग्राउंड में लोगो दिख रहा है, यही लोगो लगा होगा, इसी पे सारा पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा और पूरा यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। जीएसटी संग्रह में ध्यान रखिएगा, जो मेरठ जोन है 211.87 करोड़ इसको यहाँ पे अचीव हुआ है, जो कि इसके लक्ष्य जो था, ध्यान रखिएगा, 200 लगभग 287 करोड़ का इसका लक्ष्य था, ठीक है। दूसरा स्थान आपका लखनऊ का रहा है, ठीक है, लखनऊ का रहा है, कॉर्पोरेट सर्किल लखनऊ का रहा है। तीसरे स्थान पे आपका गौतम बुद्ध नगर, चौथे स्थान पर आपका लखनऊ द्वितीय जोन रहा है। अच्छा, लखनऊ में कई जोन है यहाँ पे। और पांचवा स्थान आपका बरेली जोन, ठीक है, क्या है। तो यहाँ पे पहले स्थान पर जरूर याद रखिएगा आप मेरठ, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्र GCC की नीति को मंजूरी दी है? वैश्विक क्षमता केंद्र, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो यहाँ पे GCC नीति है, वैश्विक क्षमता नीति जिसे कह सकते हो, या केंद्र कह सकते हो इसको, वैश्विक क्षमता केंद्र, ठीक है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से इसको बोलिएगा, ठीक है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से, जो ये फुल फॉर्म है इसका, ठीक है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो? उत्तर प्रदेश ने फिलहाल इसको मंजूरी दी है। पर्यटन को बढ़ावा देना, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करना, कृषि में सुधार या फिर रेलवे विस्तार? तो इसका जो सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करना, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। वीर रथ पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लखनऊ, आगरा, नोएडा या फिर वाराणसी में? तो क्वेश्चन नंबर 44, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, नोएडा में ये स्थापित किया जा रहा है। वीर रथ पार्क में कुल कितने स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा? जो वीर रथ पार्क है, ध्यान रखिएगा, ये किससे संबंधित है? यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को सुरक्षित किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? नोएडा में। कुल कितने स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा? 15, 26, 32, 50। तो यहाँ पे 32 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
वीर रथ पार्क का निर्माण किस गांव में किया जा रहा है? भंगेल, दनकौर, नलगढ़ या फिर सूरजपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा नलगढ़ गांव में, ठीक है। ऐसे याद रखना, गढ़, गढ़ मतलब वीरतम, वीरों का गढ़, ऐसे याद रखना, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी सेनानी नलगढ़ गांव में कभी शरण लिए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गांव ही धन्य हो गया होगा। बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह और राजगुरु, गांधी जी और पटेल, केवल चंद्रशेखर आजाद? इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, भगत सिंह और राजगुरु। क्या बात है, भगत सिंह और राजगुरु के चरण यहाँ पे पड़े थे, ठीक है, नलगढ़ में। पिपराहवा स्थल को किस प्राचीन नगर से जोड़ा जाता है? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैशाली, श्रावस्ती, कपिलवस्तु या फिर कुशीनगर? बताइए। तो इसका सही आंसर ध्यान रखिएगा, कपिलवस्तु, ठीक है। और भगवान का, बुद्ध का ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध का, ठीक है, भगवान बुद्ध का यहाँ पे बाल्य जीवन बीता है, बाल्य जीवन कहा जाता है यहाँ पे बीता है, ठीक है, ठीक है, युवा अवस्था यहाँ पे बीता है। और शाक्य गणराज्य की राजधानी भी थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और पिपराहवा में कहा जा रहा है कि यहाँ पे कपिल वस्तु में जो पिपराहवा जगह है, ठीक है, यहाँ पे इनकी अस्थियां मिली हैं, अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, अस्थियां मिली हैं खुदाई में, ठीक है, भगवान बुद्ध की, तो इसलिए और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। पिपराहवा अवशेष किस धर्म से संबंधित है? ध्यान देखिएगा, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या फिर ईसाई धर्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, 100% आ सकता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष से प्रभावी हुई है? देखो, जितने भी ग्रामीण बैंकें थी सभी को मर्ज कर दिया गया, हर एक राज्य में एक राज्य एक ग्रामीण बैंक योजना के अंतर्गत, और ये नियम 1 मई 2025 से लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका थोड़ा इतिहास बता देते हैं, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, या पूरे इंडिया में पहली बार जो प्रथम ग्रामीण बैंक थी पूरे भारत में, पूरे भारत में पहली बार ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर को की गई थी 1975 में, ठीक है। और सबसे पहली ग्रामीण बैंक थी, ध्यान रखिएगा, प्रथम ग्रामीण बैंक का नाम ही था प्रथमा, प्रथमा ग्रामीण बैंक, ठीक है, क्या नाम था? प्रथमा ग्रामीण बैंक। और जो प्रथमा ग्रामीण बैंक थी, ध्यान रखिएगा, इसको स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने, इसकी पेरेंट बैंक या स्पॉन्सर बैंक, ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछे तो कौन थी? सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, ठीक है, भारत की पहली ग्रामीण बैंक थी। ग्रामीण बैंक की स्थापना में 3 लोगों का पैसा लगता, 3 लोगों का शेयर होता, अगर कभी आपसे पूछा जाए, 15%, 35% और 50%, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हिस्सेदारी जो होती है केंद्र, राज्य और स्टेट गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेता है। इसके अलावा ग्रामीण बैंक को, ध्यान रखिएगा, नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने किसको रखा है? नाबार्ड को रखा है। किसको रखा है? नाबार्ड, जो कि यहाँ पे इसको इस पे निगरानी रखता है, किस पे? ग्रामीण बैंक पे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ध्यान रखिएगा, या और दूसरे राज्यों में भी सभी ग्रामीण बैंकों को मर्ज कर दिया गया है, तो पूरे देश में केवल 28 ग्रामीण बैंक बची हैं, सभी की लगभग 22,000 शाखाएं हैं, ठीक है, जो कि एसबीआई के पास सबसे अधिक हो जाती हैं, ठीक है। तो वन स्टेट वन ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट आ चुका है, और ये कब से लागू हो चुका है? 1 मई 2025 से लागू हो चुका है। इसको रट्टा बांध लेना दिमाग पे अपने, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछेगा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक किन 3 बैंकों के विलय से बना है? ये भी आपसे पूछ सकता है। इनको मर्ज करके एक ही कर दिया गया, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, सरस्वती या फिर जनशक्ति बैंक, आर्यावर्त, प्रथमा या फिर बड़ौदा यूपी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, किसान बैंक, ग्रामीण सेवा सहकारी ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल बैंक या फिर आर्यावर्त? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्यावर्त बैंक, प्रथमा बैंक और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। तो आर्यावर्त और प्रथमा को, ठीक है, इन तीनों को आपस में, और बड़ौदा यूपी के तीनों को आपस में क्या कर दिया गया? मिला दिया गया, ठीक है, ठीक। अब ये सभी जान जाएंगे बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के नाम से, ठीक है, मतलब इसी, ये तीनों आपस में मर्ज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, मतलब इसी में मर्ज करके नाम सीधे रख दिया गया उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, अब ठीक है। तीनों बैंकों का, ये जो देख रहे हो, तीनों बैंकों को मर्ज करके इनका नाम सीधे सीधे राज्य के नाम से उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से ये सभी जानी जाएंगे, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो ये कहाँ पे होगा? आपका लखनऊ में होगा, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 रहेगा, ठीक है।
उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक को कौन सा वाणिज्यिक बैंक प्रायोजित करता है? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसको प्रायोजित करता है, ठीक है, मतलब स्पॉन्सर बैंक जिसे हमने बोला, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस उद्देश्य से कृषि सखी योजना की शुरुआत करी? बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, या फिर महिला सशक्तिकरण हेतु स्वरोजगार योजना के लिए? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। कृषि सखियों को प्रतिमाह कितना मानदेय दिया जाएगा? 20,000, सॉरी 2,000, 3,000, 5,000 या फिर 7,500? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे दिया जाएगा कितना, 5,000 रुपये दिया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे की अनुमानित कुल लंबाई कितनी है? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है 302 किलोमीटर, 420 किलोमीटर, 594 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 594 किलोमीटर, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे किस दो प्रमुख शहरों को जोड़ने का कार्य करेगा? आगरा और लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर, वाराणसी और झांसी? तो ये आपका जोड़ने का काम करेगा मेरठ और प्रयागराज को। और सुनने में आया है कि इसको आगे उत्तराखंड तक भी जोड़ा जाएगा, ठीक है, मतलब ये भी सरकार का ये भी विचार है, इसको आगे उत्तराखंड से भी जोड़ दिया जाए, ठीक है, इधर मेरठ से आगे। फिलहाल आगे अभी यहाँ पे दो शहरों की बात की जाएगी, तो किसको जोड़ेगा? मेरठ और प्रयागराज को। मई 2025 में वियतनाम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस में उत्तर प्रदेश के किस स्थल से संबंधित पवित्र बुद्ध अवशेषों को प्रदर्शित किया जाएगा? कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ या फिर लुम्बिनी? तो ये आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, सारनाथ, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसमें 58 क्वेश्चन डिस्कस किया, और उस वाले पीडीएफ में 37 क्वेश्चन थे, 8, 7, 15, 5, 3, 8, 1, 9, लगभग 95 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, ठीक है, इस पूरी क्लास में। ये जो क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, जनवरी से लेके जून तक बने हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि 2025 के हैं। अगर इतना आप पढ़ लेते हो, कुछ अगर छूट गया है, अगर छूट जाता है तो उसको मैं देखूंगा, जो क्वेश्चन रह गए हैं अगर कुछ, ठीक है, तो उनको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल इस पूरी क्लास को अगर आप देख लेते हैं शुरू से आखिरी तक, तो आपका पूरी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। 2-3 बार रिवीजन करिएगा, संबंधित क्वेश्चन को पढ़िएगा सरसरी नज़र से, ठीक है, पूरा आपका तैयार हो जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको, ठीक है, पीडीएफ मैं दे दूंगा, इसका पूरा पीडीएफ आपको हमने बताया कि ओके एग्ज़ाम ऑफिशियल ये चैनल है, यहाँ पे आप आइएगा, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला लोगो यहाँ पे लगा हुआ हो, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी है इसका, या फिर आप ध्यान रखिएगा वीडियो के नीचे आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों आप अपना सहयोग दीजिएगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी।